मुझे और मरियम को जो सज़ा सुनाई गई थी, तो ये मिला के 165 पेशियाँ बनती हैं। मेरे लिए बहुत तकलीफ़ की बात होगी कि मैं इस वक्त 35 साल से ज़्यादा मुझे आवाम की खिदमत करते हुए हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 35 साल की मेहनत के बाद आखिर क्या ये सिला मिलना चाहिए? नवाज शरीफ साहब ने जहां एहतसाब रेफरेंसेस की समात खत्म हुई है, फैसला महफूज हुआ है, तो ये सवाल ना सिर्फ उन्होंने अवाम के लिए छोड़ा है, हुक्मरानों के लिए छोड़ा है, बल्कि जो एहतसाब करने वाले हैं उनके लिए भी ये सवाल छोड़ा है। आज मियाँ साहब जितने अफसरदा नजर आए, लगता यह कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन उनकी नहीं है एहतसाब अदालत से, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब अब भी ये कह रहे हैं कि दुआ है कि इंसाफ का बोलबाला हो। एक्सपेक्टेशंस नून लीग की अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक रेफरेंस जिसका फैसला कुछ अर्से पहले आया था और उसमें उनको सजा भी दी गई थी 10 साल की, उसके बाद जो बकिया 2 रेफरेंसेज हैं इसमें नून लीग की तरफ से इतने मजबूत शवाहिद पेश नहीं किए जा सके और मुख्तलिफ मौके के ऊपर यही बात अदालत के अंदर की गई। लेकिन उसके बावजूद तवक्कात नून लीग की ये है कि इस मर्तबा भी उनके साथ इंसाफ की कम से कम कोशिश की जाएगी। आज हम प्रोग्राम में न सिर्फ इस पर बात करने जा रहे हैं कि 24 दिसंबर में इन दोनों रेफरेंसेस का फैसला सुनाया जाना है, बल्कि इसके साथ अब हम ये देख रहे हैं कि नैब की तरफ से थोड़ा सा प्रोएक्टिवली काम किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी अब रेफरेंसेस जो हैं वो इन प्रोसेस हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में नैब की तरफ से इस पर भी जवाब दिया गया है। प्रोग्राम में इसके अलावा हम ये भी बात करने जा रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हेड कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब हुकूमती पार्टी बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी ये कोशिश है कि एहतसाब के अमल में पीपल्स पार्टी को भी घसीटा जाए और उनके खिलाफ अब आर्टिकल 62 और 63 को सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी है इलेक्शन कमीशन। और इसकी बुनियाद ये पड़ी है कि जो उनके फ्लैट्स के बारे में बार बार बात की जा रही है कि अमेरिका में जरदारी साहब के फ्लैट्स हैं, तो उसके खिलाफ जरूर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे और उनको आर्टिकल 62 और 63 के तहत इलेक्शन कमीशन नाअहल करार दे। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी और इससे पहले बिलावल साहब ने मुख्तलिफ स्टेजेस पर यह कहा है कि ऐसे केसेस से उनको फर्क नहीं पड़ता, वो फेस करेंगे, अपनी पोजीशन वाजे करेंगे। लेकिन लगता यह कि जो 2 बड़ी अपोजिशन की पार्टीज हैं उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सफारा होती हुई नजर आती है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम ये भी बात करने जा रहे हैं कि अपोजिशन दूसरी तरफ पार्लियामेंट में इफेक्टिव है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि कायमा कमेटियों के हवाले से अपोजिशन और हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि नंबर काउंट के हिसाब से उनको कायमा कमेटियों की सरबराही मिलेगी, और दूसरी तरफ जो चेयरमैन सेनेट है उनकी तरफ से ये रूलिंग भी सामने आई थी कि जो नैब चेयरमैन है उनसे मुलाकात करने जाएगा अपोजिशन का एक वफ्द, और तब तक किसी को भी अगर सेनेट से बुलाया जाता है तो वो हाजिर नहीं होंगे जब तक कि ये मुलाकात नहीं हो जाती। हमने प्रोग्राम में इस पर भी बात करनी है और आखिर में बात होगी वजीर खजाना साहब की तरफ से जो आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में पेश हुए। उन्होंने बहुत हद तक ब्रीफ भी किया, उनसे जो क्वेश्चंस किए गए चीन के, सऊदी अरब के, यूएई के दौरे के हवाले से थे कि उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया हुकूमत ने अपोजिशन को, लेकिन उनकी तरफ से जो इंकिशाफ हुआ वो ये है कि एक मिनी बजट लाना इन प्रोसेस है और हो सकता है ये मिनी बजट जो है वो जनवरी में लाया जाए। अगर ऐसा होता है तो यकीनन उसका फोकस ये होगा कि जो टैक्स नेटवर्क है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या अवाम इसका बोझ मजीद बर्दाश्त करने के मुताहमिल हो सकते हैं या फिर नहीं, ये जरूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देखना होगा। हम डिस्कशन का आगाज करते हैं। जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो से आगाज करती हूँ। मेरे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताज हैदर साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ रखते हैं निसार अहमद चीमा साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। सर आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है सीनियर सहाफी और तजियाकार इम्तियाज आलम साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नजीब हारून साहब मौजूद हैं। मैं आगाज करना चाहूंगी नजीब हारून साहब सर आपसे। सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इससे पहले कि मैं जरदारी साहब के खिलाफ दरखास्त पर आऊं, नवाज शरीफ साहब के हवाले से रेफरेंसेस आज कंप्लीशन पर पहुंचे हैं, फैसला महफूज हुआ है। नवाज शरीफ साहब इतने मुतमईन नजर नहीं आते सर। जो पिछले रेफरेंस का फैसला आया था आज भी उन्होंने ये अपील की है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। सर आपके ख्याल में अगर फैसला उनके खिलाफ आता है और जिस तरह की वाइब्स आ रही हैं, क्या आपको लगता है सर कि नून लीग फिर इशारा करेगी कि ये पीटीआई भी और नैब का गठजोड़ है, फैसले भी वैसे ही आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी कोर्ट्स के ऊपर बहुत तनकीद कर चुकी है नून लीग? देखिए 35 साल सियासत, उसमें से काफ़ी तवील अरसा इक़्तिदार पाकिस्तान के अंदर, या लीडर ऑफ द अपोजिशन, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर, फिर सऊदी अरेबिया के महलों में जाके क़याम, तो ये पाकिस्तान के लोगों ने इनको इक़्तिदार खिदमत के लिए सौंपा था। आज ये चीज़ में ये फंसे हुए हैं
वो ये है कि इन्होंने उससे जो माल बनाया, दौलत बनाई, उसकी ट्रेल नहीं दे पा रहे हैं। और लिविंग बियॉन्ड मीन्स है कि जो शाहाना ठाट बाट और जो बाहर असासे और जो बच्चे रेल पेल हैं, तो पाकिस्तानियों की तो ये बदनसीबी है कि इन्होंने तो इनको अपना मुल्क चलाने के लिए 35 बरस तक सौंपा और इन्होंने अपने बच्चों को और अपने माल को तो बना के अपने आप को महफूज किया। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान का बच्चा जो आज पैदा हुआ होगा वो भी 1.5 लाख रुपए का कर्जदार पैदा हुआ होगा। तो ये आयरनी है, किसी को इनसे हमदर्दी जरूर हो सकती है, नवाज शरीफ साहब से भी हमदर्दी, क्योंकि एजिंग भी एक प्रोसेस है और हम सब ने एक आखिरी में बूढ़ा हो जाना है और इस दुनिया से चला जाना है, लेकिन हम पीछे छोड़ के क्या जा रहे हैं। ठीक है जी नजीब साहब, दोबारा सर मैं कह रही हूँ खान साहब बड़े नहीं है गालिबन मियां साहब से उम्र में? खान साहब नहीं, नवाज शरीफ साहब उनसे चंद साल बड़े हैं। अच्छा, खान साहब से, खान साहब इस वक्त 66 बरस के हैं और नवाज शरीफ थोड़ा सा उनसे बड़े हैं। आप करेंगे चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, मैंने अजराए मजाक पूछा था सर। ठीक है ठीक है, पॉइंट आ गया। मैं भी मजाक कर रहा हूँ क्योंकि बाल रंग के बाज़-औक़ात बाल लगवा के या बाल रंग के बाज़-औक़ात उम्र कम लगने लगती है, ऐसा हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है सर, पॉइंट आ गया सर आपका। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ सर। ताज हैदर साहब, सर ये जो नवाज शरीफ साहब ने आज बात की है कि मुझे इंसाफ की उम्मीद है, इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि सर मेरे दौर में करप्शन मेरे करीब से भी नहीं गुजरी। सर पीपल्स पार्टी जब अपोजिशन में रही 2013 से लेकर 18 तक, तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी ने बहुत सी जगहों के ऊपर इशारा किया जहां करप्शन की निशानदेही की जाती रही, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी की भी वो सुनवाई नहीं, बल्कि पीटीआई ये तनकीद करती रही कि ये एक फ्रेंडली अपोजिशन है। आपको लगता है कि मियां साहब जो नैरेटिव दे रहे हैं कि मैंने कोई करप्शन नहीं किया और जो मेरे खिलाफ केस ये पूरा बनाया गया है रेफरेंसेस की सूरत में, ये सारा मफरूजों पर मबनी है, उनका ये बयानिया ठीक है सर? देखिए, हम चीज़ों को कुछ अफराद पे को टारगेट करके जिनसे कि हमारी सियासी मुखालफत है, वो हम कहते हैं कि जी सारा करप्शन इनकी वजह से है। ठीक, तो उस वक्त हम करप्शन को ख़त्म करने में संजीदा नहीं होते। उस वक्त हम सियासी मफादात हासिल करना चाह रहे होते हैं, और जब हम सियासी मफादात हासिल करना चाहें और किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, मेरे ख्याल से वो भी करप्शन है। करप्शन को अगर ख़त्म करना है तो उस सिलसिले में आपको कुछ संजीदगी इख्तियार करनी होगी और संजीदगी से देखना होगा कि करप्शन क्यों है और इस करप्शन को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। अब जो रियासत का किरदार है वो अब एक्सटॉर्शनिस्ट स्टेट है, यानी रियासत गलत काम नहीं कर रही, रियासत सही काम करने के पैसे ले रही है। यानी अगर मैं कुछ 4-5 बिलियन ला के सामने रखता हूँ कि जनाब ये मैं एक डोनेशन लाया हूँ और इसको आप ले लें, तो उसके लिए भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे कि आप 10 करोड़ रुपए हमें पैसे दीजिए, क्योंकि आप ये जो यानी ये आर्गुमेंट दिया गया है मुझे कि जी आप ये पैसे अरेंज कर रहे हैं डोनेशन, इसकी वजह से हमारी परचेजिंग कम हो जाएगी, परचेजिंग कम हो जाएगी तो हमारी आमदनी कम हो जाएगी। तो रियासत का ये किरदार हो चुका है और इसमें जितने भी सियासी लोग हैं और जो भी समझदार लोग हैं उनको बैठ के कि भाई आखिर क्या किया जाए। मेरी समझ में जो बात आती है वो ये है कि जो रेगुलेटरी कंट्रोल्स हैं उनको आपको ठीक करना होगा। यानी आपने 2000 अकाउंट खोल लिए तो बैंकों का इंटरनल ऑडिट क्या कर रहे थे, और क्या अगर बैंकों के ऑडिटर्स और जो के काम मॉनिटर करने वाले हैं वो अपना काम करें तो फिर क्या करप्शन फैल सकता है? नहीं। जिस वक्त वो देखते हैं कि अच्छा इनको छोड़ दिया गया। सर ये तो बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ना कि आप फिर सारे सिस्टम को ठीक करें, हम तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स को आप उठा के बंद कर दें, करप्शन खत्म हो जाए। ठीक है, आप मुझे उठा के बंद कर दें, ठीक है, लेकिन इससे कुछ सिस्टम को जब तक ठीक नहीं करेंगे बहुत सी चीजें। मैं इंसार साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर मैं इम्तियाज आलम साहब, सर ये जो नवाज शरीफ साहब ने आज गुफ्तगू की है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मेरी दुआ है कि इंसाफ का बोल बाला हो। कुछ अर्से पहले सर आपको याद हो तो मियां साहब कोर्ट से बाहर निकलने के बाद खुली तनकीद करते थे, ना सिर्फ एहतसाब कोर्ट के ऊपर बल्कि नैब के ऊपर भी, लेकिन अब बहुत अरसे से उनकी टोन बहुत डाउन है। सर आपको क्या लगता है कि उम्मीद कुछ नजर आती है इस केस में? आपका वैसे एनालिसिस क्या कहता है कि 24 दिसंबर को होने क्या जा रहा है? सर देखिए 24 दिसंबर को अदालत क्या फैसला करती है वो अदालत को मालूम होगा।
और मैं उसके बारे में क्या प्रोडिक्शन कर सकता हूँ। लेकिन जो जैसे कि आपका इंट्रो जाहिर करता है और माहौल मीडिया बना रहा है और बारसूख ज़राए हैं और इंटेलिजेंस के ज़राए हैं, जो कि आप अब ये लफ्ज़ काट देंगी क्योंकि रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं सर, नहीं काटेंगे सर। तो वो आपके कान में भिनक डालते हैं कि बस अब 24 तारीख को हम तल देंगे, इसके बाद जरदारी साहब को तल देंगे। इससे एक और बात पता लगती है कि ये कैंपेन जो है इसके सियासी मकासद हैं, इसके जो ये रूहानी, अखलाकी, इंसानी और बड़े ग्रेट आइडियल्स के भी हमने करप्शन को ख़त्म करना है, वो असल में नहीं है। मैं अभी किताब पाकिस्तान की तारीख में पढ़ रहा था कि आइंसा असम्बली को एब्डो के कानून में तब्दीली खामोशी से और खुफिया तरीके से इसलिए करनी पड़ी कि कहीं अगले रोज असम्बली को डिसॉल्व ना कर दे गवर्नर जनरल करप्शन के नाम पे। वो एब्डो का जो कानून था वो करप्शन के हवाले से था। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तब से चल रहा है। अब करप्शन, ये जैसे कि बता रहे थे हमारे दोस्त ताज हैदर साहब, ये जो सारा मुफ्त बरी का और लूट का सिस्टम है पाकिस्तान में, इसमें रेंट इनकम जिसे कहते हैं, यानी आपने कहीं से भाड़ा पकड़ लिया, कहीं से कमीशन पकड़ लिया, कहीं जमीन पे कब्जा कर लिया, कहीं कुछ और कर दिया, ये जो पाकिस्तान में आमदनी है पाकिस्तान की मीशत का बड़ा हिस्सा है। इसमें ये सब लोग शामिल हैं, पार्टी लीडर भी शामिल हैं, इसमें जज जर्नैल भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं। अब ये सिस्टम सारा का सारा तो है ये, जब तक आप सिस्टम को नहीं बदलेंगे। अब ये इतने मैसिव पैमाने पे जो कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो जो हम माजी के साए पकड़ रहे हैं, जो अभी जा रही है, पीटीआई की हुकूमत को भी आए भी 4 महीने हो गए हैं, तो खुदारा वो आप प्लग करें, वो बंद करें, वो जहाँ से वो क्या तरीके और रास्ते और सुराख हैं जहाँ से ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है और पाकिस्तान से 10 अरब डॉलर वो कहते हैं चले जाते हैं। आप इन्हें रोक ले तो फिर पाकिस्तान का कोई ना माशी खजाना है ना। सर वो तो ये कहते हैं ना कि जो 26 मुल्कों से एग्रीमेंट डार साहब ने किए वो हमारा क्रेडिट है। वो तो ये भी कहते हैं कि महमूद खान साहब जो सीएम केपी के हैं, वो पेश होके कहते हैं कि मुझे क्लीन चिट मिल गई, अगले दिन नैब कहती है कि हमने तो उनको क्लीन चिट दी नहीं। तो बहुत सा कंफ्यूजन सर पीटीआई के अंदर भी तो सेल्फ मौजूद है। देखिए पीटीआई में कंफ्यूजन है, पीटीआई वाले जाने। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये हिसाब हो रहा है उसमें हमें 2 पैटर्न नजर आ रहे हैं कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, यानी पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो, हमें उसमें एक खास शिद्दत और ख़ास टारगेटेड कैंपेन नज़र आती है, और उसके साथ मीडिया की कैंपेन भी जुड़ी हुई नज़र आती है। दूसरी तरफ हमें नज़र आता है कि जो और उसमें शामिल हुए वो जो सारे जो पवित्र और साफ सुथरे लोग पाकिस्तान से चुन चुन कर जो शामिल हुए थे, जिन्हें इलेक्टेबल कहा जाता है, और खुद पीटीआई के बड़े बड़े जो गादरियों के बारे में जो हम फसाने सुनते हैं आया और उनके केसेस भी हैं, तो हम देखते हैं कि उनके बारे में एक और रवैया है। तो इससे क्या होगा, इससे अकाउंटेबिलिटी जो कि एक अच्छा फीचर है अच्छी हुकूमत का कि एहतसाब होना चाहिए और खुलापन और शफाफियत होनी चाहिए, वो नहीं हो सकेगा। इस प्रोसेस में हमें शफाफियत नजर आ रही है और ना इसमें हमें तवाजुन और ना इस सर ये तनकीद सर ऑपोजिशन की बजाय सर कि वो बैलेंस नहीं नजर आता। बिल्कुल ठीक। मैं चीमा साहब सर आपकी इजाजत से बहुत माजूर के साथ एक छोटा सा वक्फा ले लूं सर, उसके बाद मैं आप ही से शुरू करती हूं। जहां नून लीग के तहत है वहीं सिर्फ उन्हीं के नहीं बल्कि अपोजिशन की तमाम बड़ी जमातों के तहफुजात हैं, और बार बार इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि चेयरमैन नैब से मुलाकात की जाए, और अब फाइनली वो अप्रूव भी हो गई है। इस मुलाकात में कितना अपोजिशन अपने तहफुजात उनके सामने रखती है और उस पर कुछ कार्रवाई हो पाती है या फिर नहीं, ये तो इस मुलाकात के बाद ही पता चलेगा। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद हम इन दीगर इशूज पर भी बात करने जा रहे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो दरखास्त लेकर इलेक्शन कमीशन पीटीआई जा रही है इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहते हैं सर। मैं चीमा साहब आपसे शुरू करना चाहूंगी। एक तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक्सपेक्टेशन, और दूसरा सर अब पीटीआई ने सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि जरदारी साहब के हवाले से भी कह दिया है कि अब उनके खिलाफ भी हम इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं। तो अब पीटीआई आपको लगता नहीं है सर कि हुकूमत में आने के बाद भी वो चाहती है कि जहां पर भी कहीं एहतसाब की जरूरत है वहां वो इंटरवीन करें और एहतसाब के सिस्टम को शुरू करें? देखें सना, बात यह है कि जो मियाँ साहब ने आज फरमाया, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब अदालत के बाहर जो कहा कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना तो चाहिए। देखें ना, क्या होना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन में हर शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए, उसका हक है, बुनियादी हक है। मुहज़्ज़ब मुआशरों में ये इसकी तवक्को भी की जाती है।
मिलना भी चाहिए और इसकी तवक्को भी होनी चाहिए मुअज़्ज़म माशरों में, और जिसे कहते हैं कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन जो कुछ माजी में होता आया है कुछ अरसे से, मियाँ नवाज शरीफ के साथ, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, अपोजिशन की सारी जमातों के साथ, उसकी मौजूदगी में यहाँ कोई असूलों की बुनियाद पे फैसलों की कोई तवक्को नहीं कर सकते। सीधी बात है। यहाँ तो महसूस ये होता है और नज़र ये आता है कि नैब का और हुकूमत का इस तरह का गठजोड़ है कि उन्होंने तय कर लिया है कि जो हुकूमत के साथ है वो बिल्कुल पाक साफ है, पवित्र है। उसके खिलाफ अगर कोई केसेस हैं भी तो कोई नोटिस इशू कर देंगे, एक दो पेशी होगी, बुलाएंगे और उसके बाद उनको बस क्लीन चिट होगी। इंक्वायरी की उन्हीं स्टेजेस पे अगर अपोजिशन का कोई फ़र्द है तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हुआ है और लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशंस के बाद जज साहब ने ये लिखा तमाम तर दवाओं के बावजूद कि इसमें करप्शन का तो कोई एलिमेंट साबित नहीं होता, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। मियाँ शहबाज शरीफ को 62 दिन अंदर रख के नैब की तावील में उनकी सर अब वैसे उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल करने जा रही है, फाइल तो करेंगे, लेकिन 62 दिन के उसके बाद जो फिजिकल रिमांड की एक्सटेंशन नहीं दी नैब के जज साहब, हमारे आदमी को 11 साल जेल में जी जी बिल्कुल देखें, और उसको अंदर रख के क्या हुआ, जज साहब ने फिजिकल जो रिमांड था उसकी एक्सटेंशन इस बुनियाद पर नहीं दी कि करप्शन तो साबित नहीं होती। और लेकिन इसके बावजूद देखें बदकिस्मती है कि ना नैब को कोई एहसास होता है, ना उनको कोई निदामत महसूस गिरफ्तार होते हैं, आप कह रहे हैं ना महमूद खान साहब उस सीन बन जाते हैं। ठीक पॉइंट आपका, कोई निदामत ना नैब को कोई शर्म आती है। चलिए ठीक है सर, नैब के चेयरमैन से मिल रहे हैं ना, शायद उनको शर्म दिला सकें अपोजिशन वाले। ताज हैदर साहब सर जरदारी साहब के खिलाफ जो पीटीआई जा रही है और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में आर्टिकल 62-63 जो है वो उनके ऊपर हम करवाएंगे क्योंकि उन्होंने अमेरिका में जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो अपनी डिस्क्लोज नहीं की इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए, तो सर पीपल्स पार्टी उस पर क्या रिएक्ट करेगी? इलेक्शन कमीशन पहले तो ये बताए कि कितने फॉर्म 45 जो है उनपे पोलिंग एजेंटों के तो लेकिन इस पर तो काउंटर आर्गुमेंट नहीं है ना उनका। किसके पास जा रहे हैं? यानी 78,467 फॉर्म 45 में 128 हैं जिनके ऊपर। तो अगर इतनी बड़ी कानून शिकनी खुद इलेक्शन कमीशन कर रही है तो वो उनके पास जाएं आपके जनाब कानूनी पोजीशन ये है, तो इससे बड़ी क्या। लेकिन बात ये है सना कि ये हथकंडे अब पुराने हैं, ये बार बार कोशिश की गई है लेकिन अब चालाकी का ज़माना ख़त्म हो गया। सर 62-63 को किसी खास पर्पस के तहत शामिल किया गया था, इस पे तनकीद बहुत होती है ना आर्टिकल्स पे। ये है, लेकिन अब ये पुराने हथकंडे, ये आप सोच रहे हैं कि जो पहले तरीके नाकाम हुए हैं उनको आप फिर से कहें कि हम यही करेंगे और फिर कुछ काला जादू हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसका कोई रिजल्ट निकल आएगा, तो रिजल्ट वही निकलेगा। इसमें से क्विकली अगर मैं छोटी सी बात ऐड करूं कि जो चेयरमैन नेब से अब मुलाकात करने जा रही है ऑपोजिशन, आपको लगता है कि कुछ रिलीफ मिल सकेगा, कि कोई बैलेंस तो रखा जाए जो ऑपोजिशन डिमांड कर रही है? मुख्तसरन मुझे बताइए। देखिए सना, बात ये होती है कि आपको एक शेर सुनाऊंगा, आपको अपना मौकफ जो है जी अपना मौकफ रखना होता है, और ये कि जहाँ जहाँ भी आप जाके बात कर सकते हैं, और मौकफ में उन्हें तजवीज़ ये दूंगा अपोजिशन को कि तहरीरी तौर पे डॉक्यूमेंटेड चीज़ जो है वो सामने रखी जाए, क्योंकि वो कागजात में रहेगी, वो फाइल के अंदर रहेगी और किसी न किसी को उसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा इम्तियाज आलम साहब, सर वो एक शेर तो सुन ले। सर मैं उनसे होके आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा आप सुना दीजिए सर, सुना मैं ये जो आपने कहा ना क्या सादा है वो सुना रहे हैं। नहीं वो भी सही, बड़ा रेलेवेंट है। मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं। लेकिन एक और शेर, ये जो नैब के चेयरमैन साहब से जा रहे हैं मिलने और शिकवा करने, तो वो एक शेर बड़ा रेलेवेंट है कि हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे शिकवा, वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला बिल्कुल सही। इम्तियाज आलम साहब, सर वैसे तो ये शायद बड़ी हद तक अदबी एंगल पे हम चले गए, लेकिन इन रियलिटी सर क्या जो मुलाकात करने जा रही है ऑपोजिशन, उससे कोई फर्क पड़ेगा? चेयरमैन नैब वैसे तो कह रहे हैं, अब आपको याद होगा उन्होंने कुछ रोज पहले जो स्पीच की थी, उन्होंने कहा था कि हुकूमत में हो ऑपोजिशन में अब सबका एहतसाब होगा, होता हुआ सर नजर आ रहा है, और इस मुलाकात से कोई फर्क पड़ेगा सर? देखिए वाकई चाहने वाले तो वो निकलेंगे इनके, ये मुस्लिम लीग वालों ने और पीपल्स पार्टी वालों ने उन्हें नामजद किया था। बिल्कुल सही। अब ये टर कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, सीना कुबी कर रहे हैं।
दूसरी बात, इन्हें बड़ी शिकायत है नैब के लॉ से, ज़िया-उल-हक मुशर्रफ का था, ये था और वो था। तो ये क्या झक मारते रहे 5 साल 10 साल, क्यों नहीं इन्होंने नैब लॉ को बदला? फिर ये एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल क्यों करते रहे? फिर ये एक दूसरे के खिलाफ कोट पहन के अदालतों में क्यों जाते रहे? अब मसला ये है कि फिर ये एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नाराजन होते हैं, दूसरी तरफ जब मौका मिलता है तो उनके पाँव पकड़ लेते हैं और फिर दूसरे को ढाने के लिए फिर कोई काम शुरू कर देते हैं। भाई कोई कंसिस्टेंट जमहूरी पोजीशन लें आप लोग, बासूल आईनी पोजीशन लें आप लोग। 62-63 में जो गन डाला है जनरल ज़िया-उल-हक के, ये कहते हैं हमने तमाम, बड़े फ़ख्र से कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले भी और मुस्लिम लीग वाले भी, हमने आमरों की तमाम तरामीम निकाल दी। वो 62-63 में ज़िया-उल-हक बैठा हुआ है, इसकी इस्लामिक प्रोविजन में ज़िया-उल-हक बैठा हुआ है। ये जो सारा पाकिस्तान में फ़िरका वाराना फसाद हो रहा है, ये ज़िया-उल-हक का लाया हुआ है और हमारे आइन में डाल दिया गया है और कवानीन में डाल दिया गया है। तो खुदारा ये पार्टी खुद भी सोचे। और फिर ये क्या लाना चाहते हैं ब्लूप्रिंट? जब अब मुझे याद है जब हमारे दोस्त रिजा रबानी साहब ने एक मसवदा और हमारे सेनेटर साहब ने फरतुल्लाह बाबर साहब ने एक जब ड्राफ्ट पेश किया, उन्हें सनब कर दिया कि मत पेश करें कि सबकी अकाउंटेबिलिटी, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। ये पार्टीज का कोई हाल है? इस मौका परस्ती की वजह से आज जमहूरी तहरीक जो है बदहाल हो गई है, निढाल हो गई है और गैर जमहूरी कुव्वतों को फायदा मिल रहा है। इम्तियाज साहब सर, पिछले दौर में तो पीपल्स पार्टी ने बारहा कहा था सर, नून लीग ने सपोर्ट नहीं किया था। अगर लेजिस्लेशन की बात करें तो पिछले दौर में भी पीपल्स पार्टी बोलती रही थी, उस वक्त नून लीग ने कोऑपरेट नहीं किया। बिल मेरा सेनेट में आया था। जी जी इम्तियाज साहब, देखिए बिल ये इस तरह करते रहते हैं, अच्छे काम ही करते हैं। खास तौर पे हमारे हैदर साहब बहुत शरीफ आदमी हैं और बड़े पक्के सोशलिस्ट हैं, ये करते रहते हैं, हमें फख्र है इन पे। लेकिन ये जो इनकी पार्टी की क्यादतें हेरा फेरी करती हैं, जो सेनेट के इलेक्शन में मैंने देखा, और ये जो मियाँ साहब जो काला कोट पहन के चले गए जरदारी साहब के खिलाफ, ये देखिए आप लोगों ने खुद बेड़ा गर्क किया है सारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, आईनी कुव्वतों का और जमहूरी कुव्वतों का। अब इसी वजह से मार खा रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है इस बात से, सोहरावर्दी से लेकर नाज़मुद्दीन से लेकर लियाकत अली खान से लेकर ये सब साजिशें जब करते थे, उसका फायदा क्या हुआ? गुलाम मोहम्मद आ गया, सिकंदर मिर्जा आ गया। यानी सर पार्टी को बड़ा सोच समझ के एक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं नजीब हारून साहब, जी 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 सना जी मैं कह रहा हूँ सर, एक सेकंड सर कंप्लीट कर लेते हैं इम्तियाज आलम साहब को। जी इम्तियाज आलम साहब, जी सर कंप्लीट कर लें। जी करें। देखिए आइन की हुक्मरानी हो, जमहूरी इस्तेकाम हो, कानून की हुक्मरानी हो, जमहूरी कल्चर हो, आज़ादाना इंतखाबात हो, अवाम का इस मुल्क में अब तक अवाम का हक के इख्तियार, हक के हुक्मरानी नहीं माना गया। बिल्कुल ठीक। झगड़ा क्या है सर? पॉइंट आ गया सर। पार्टियां कैसे जमहूरी पार्टियां चल सकती हैं बगैर? बिल्कुल ठीक है। मैं नजीब हारून साहब सर आपसे थोड़ा सा कमेंट लेना चाहूंगी। ये जो ज़रदारी साहब के खिलाफ जिस तरह बात इम्तियाज आलम साहब ने की है सर, वो उसको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बात कर रहे हैं कि शुरुआत ही गलत की गई है। बट सर अगर पीटीआई चाहती है कि सफाई हो और हर तरफ एहतसाब के सिस्टम से बेहतर जो सियासतदान है वो सिस्टम में आए, सर ये जो ज़रदारी साहब के खिलाफ इनिशिएटिव लेने जा रही है, आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन को साथ रखना भी जरूरी है पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए, बजाय इसके कि आप उनके लीडरान को ही डायरेक्टली टारगेट करें? सर ना देखें कि इस दफ़ा जो पीटीआई 22 साल की जद्दोजहद के बाद इक़्तिदार में आई है और अकाउंटेबिलिटी के नारे के ऊपर, एहतसाब के नारे के ऊपर आई है, क्योंकि जो भी हुआ वो माजी तारीख है हमारी। तो इस वक्त जो नैब के चेयरमैन से ये मिलने जा रहे हैं और खौफजदा हैं, ये भी फ़िरौन ने आपके घर में मूसा की परवरिश हुई है। इन दोनों हुकूमत और अपोजिशन ने मिल के इनको सेलेक्ट किया है। इसमें पीटीआई का तो कोई अमल दखल था भी नहीं। और ये भी बीच में बात हुई कि माजी के अंदर किसी ने 11 साल काटी, किसी ने कुछ किया, लेकिन एक ऐसा निज़ाम था कि जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होता था, विटनेस अगवा कर लिया जाता था, बाज़ औक़ात मार दिया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नारा लगता था। लेकिन इस जगह पे, इस नहज पे, इस डगर के ऊपर मामलात पहुंच गए हैं। और पीटीआई का तो लोगों से जो लोगों की तवक्कुआत हैं वो नंबर 1 यही है कि भाई सबसे पहले तो उन सुराखों को बंद किया जाए कि जहां से ये मुल्क
लुटा है या जहां से दौलत बह बह के बाहर कहीं भी पनामा, कभी दुबई, कभी अमेरिका। और ये भी जो केस है, क्योंकि इनको तो इम्प्यूनिटी थी ना, किसकी मजाल थी, ये तो इनका ज़ौम था कि कौन मियाँ साहब से और कौन आसिफ जरदारी साहब से पूछेगा और कौन सी नैब और कैसी FIA। तो इन लोगों ने तो बेजिगरी के साथ, बेरहमी के साथ इस तरह से जायदाद भी बनाई और चीजें की। सिस्टम से सबको गुजरना पड़ेगा। अच्छा, मुझे नजीब साहब से मैं आप ही से पॉइंट शुरू करूंगी, एक मुख्तसर वक्फा लेने दें। नहीं, मुझे एक बात जरा खत्म करने दें। आज सिर्फ ये इसके अंदर फंसे हैं कि ये उसको अपनी ट्रेल्स को और अपने असासों को और जो भी इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की या बाहर माल ले गए, वो इनके टाई अप नहीं हो रहा है। तो ये बियॉन्ड मीन्स इन्होंने अपने वसाइल पैदा किए। जाहिर बात है कि रसीद तो कहीं भी से भी बरामद नहीं होगी। ये सर सिस्टम पे छोड़ देते हैं ना, जो कोर्ट्स इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, ये उन पे छोड़ देते हैं, जिम्मेदारी तो है। आज सिस्टम ही चल रहा है। ठीक, अच्छा, मुझे आज इसमें अभी तक PTI ने तो एक केस भी रेफरेंस फाइल नहीं किया है। चलिए सर, जरदारी साहब से आप लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। एक छोटा सा वक्फा मुझे लेने दें, हम दीगर इश्यूज पर भी बात करेंगे। कायमा कमेटियों का इशू भी फाइनल रिजॉल्व होने जा रहा है और फिर एक मिनी बजट की बात की है असद उमर साहब ने आज एक कायमा कमेटी में, उस पर क्या सिचुएशन डेवलप होती है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां एक तरफ हमने बात करनी है कि कायमा कमेटियों के ऊपर अब थोड़ा सा कंसेंसस डेवलप हुआ है, वहीं असद उमर साहब ने आज एक कमेटी में कहा है कि हो सकता है एक मिनी बजट लाना पड़े। मैं ताज हैदर साहब से आपसे आगाज़ करूंगी। एक तो ये कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस था सर इस गवर्नमेंट के आने के बाद, उसका सारा मलबा नून लीग पर डाला गया, लेकिन अब जिस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें डेवलप हो रही हैं, असद उमर साहब ने कहा कि एक मिनी बजट लाने जा रहे हैं, लेकिन उसका फाइनलाइज जनवरी में हो सकेगा। अगर ऐसा होता है तो सर ये कितना और क्रूशल होगा आवाम के लिए? नहीं, अगर आप वही तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप बढ़ा रहे हैं और डायरेक्ट टैक्सेस का अपना कलेक्शन इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो ये बुरी तरह फेल होगा। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि मईशत आगे बढ़े, तो आपको गरीबों पे बोझ डालने के बजाय अपना कलेक्शन, कॉर्पोरेट सेक्टर की जो टैक्स एवेजन है वो कोई 2 ट्रिलियन के करीब है, इतना ही तकरीबन आपका बजट खसा रहा है। सूबे जिस तरीके से टैक्स का कलेक्शन कर रहे हैं, जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, वो एक बहुत ही मुस्बत चीज़ है। 6 बिलियन पे सिंध ने लिया था और हर साल 1% हमने। लेकिन सर अभी तक अवाम दोस्त पॉलिसी नहीं नजर आ रही PTI की, आपको लगता है? नहीं, आवाम से तो कोई ताल्लुक नहीं, जो लाए हैं वो तो उनकी पॉलिसी चलेंगे ना, इनकी तो कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन ये जो तरीक़ेकार है कि अगर माशरे में इनइक्वालिटीज़ कम नहीं होंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। इम्तियाज़ आलम साहब ने रेंट इनकम की बात कही थी, वो बहुत अहम है। वो ये है कि वो लोग कि जिनके पास असासे हैं, उनके असासे मल्टीप्लाई होते जाते हैं बगैर काम किए हुए। यानी मैंने 1995 में छोटी सी एक ज़मीन ली थी, मैंने कुछ नहीं कर सका उस पर अपनी मसरूफियत की वजह से। अब मैंने तंग आके मैंने कहा भाई इसको निकाल दें, 70 गुनी उसकी कीमत हो गई। तो बगैर काम किए अगर इतनी इनकम हो जाती है तो वो लोग के जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम उस तरह से नहीं बढ़ता, होते रहेंगे। तो ये आपकी बुनियादी सुकुम है आपके माशी ढांचे के अंदर, इसको जब तक दूर नहीं करेंगे मईशत सर। लेकिन जो विजन सामने रखा है उस पे लगता है कि बहुत सारी चीजें जल्दी नहीं हो सकेंगी। नजीब हारून साहब, सर क्विकली मैं चाहूंगी, आपकी पिछली बात भी कंप्लीट नहीं हो सकी थी सर। ये जो मिनी बजट की बात असद उमर साहब ने की है सर, चीन, सऊदी अरब और UAE, बहुत कुछ बात किया गया लेकिन रिटर्न कुछ नहीं आ सका वहां से अब तक। लेकिन ये कहा जा रहा है इन प्रोसेस है। अब इस मिनी बजट से सर टैक्स नेटवर्क के अलावा कोई और बेहतरी आ सकेगी जो आवाम के लिए बेहतर हो? देखिए जी सर, इसमें अगर अभी तक IMF के पास उस तरह से जाना नहीं पड़ा है, तो ये जो कुछ सऊदी अरब और जाहिर बात है कि चाइना और मलेशिया, वहीं से जो इतना भी सर आया, IMF के पास तो जा रहे हैं सर, ये आउट ऑफ द बॉक्स जी नहीं, आप आज की तारीख तक आप ये इस पर तकरीबन 3.5-4 महीने होने जा रहे हैं और उस गैप को भी नैरो किया जा रहा है कि अगर मजबूरन जब जाके और उनकी शराइत को भी अगर यानी ऐसी शराइत पे और मिनिमम लेवल के ऊपर जाया जाए। लेकिन ये फैसला कौम ने करना है और यार बात है, बड़ा फैसला बड़ा लीडर करता है। इमरान खान साहब ने ये एक
कोशिश की है कि कौम को, आइंदा नस्ल को गिरवी रख के और गुलाम बना के और वही जो IMF का वही दवा वही दारू उसको दी जाए और फिर मजीद लोन चढ़ा के कि हर बच्चा जो पैदा हो वो कर्जदार पैदा हो। तो ये मैं समझता हूँ एक कोशिश हो रही है और मेरी दुआ भी है और मेरी पूरी उम्मीद और यकीन भी है। चलिए सर, दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत है। PTI से आप हैं, कुछ दवा भी होनी चाहिए आवाम के लिए। मैं कि बस अब वक्त थोड़ा सा कम है। बिल्कुल, ये दवाई, ये दवा है। ये सर दवा का है सर, ये तो बहुत कड़वी गोली लगती है। गुजारिश करना चाहूंगा, एक जरूर IMF की वही मैंने बात की, IMF का तो वैसे ही प्रोसेस है वो। ठीक है, पॉइंट आ गया नजीब साहब। जी सर, माली इशू है बहुत बड़ा। बस सिर्फ एक जुमला, एक जुमला जी हारून साहब, जी सर जल्दी से सर। भाई मैं ये कह रहा था कि इसमें ताज हैदर भाई से मैं ये जिसारत करूंगा क्योंकि उन्होंने कई दफ़ा कहा कि ये लाए गए हैं कि कभी ऐसे ही आपको प्रोग्राम के बाद बता दें कि 3 दफ़ा जो पीपल्स पार्टी आई उसको कौन लाया था। चले तो फिर मैं ठीक है सर, टाइम बचा तो जवाब बिल्कुल ले लूंगी, मैं बिल्कुल जवाब ले लूंगी सर। जी सर क्विकली सर। जी, माली हालात जो थे हमारे दौर में जो हम पे मलबाजी डालते हैं, हमारे दौर में तो देखें वो जो है वो डॉलर की जो कीमत थी आपके सामने 104 से सर वो कहते हैं आर्टिफिशियली मेंटेन की हुई। तो ये भी कर लेते, करके दिखाते। ना गैस की कीमत हमने बढ़ाई, ना हमारे दौर में बिजली की कीमत बढ़ी, पेट्रोल की कीमत भी देखें किस तरह स्टेबल रही। और ये तो देखें एक इकॉनमी हमने एक स्टेबल हालत में हमने इनको हैंड ओवर की। इन्होंने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। मैं ये अभी नजीब हारून साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, हमारे दोस्त हैं, फरमा रहे थे कि इनको तो ये है कि ये 30-35 साल तक अवाम मुंतखब करते रहे खिदमत के लिए। हमने खिदमत की, इसमें कोई शक नहीं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस कौम को दिए, एटमी ताकत इस मुल्क को बनाया, मोटरवे और सी पैक के मंसूबे दिए, ये लोड शेडिंग बिजली की जो थी लानत इससे निजात दिलाई, दहशतगर्दी से निजात दिलाई। ये सही है कि हमने कौम को कुकड़ियां और कट्टे नहीं दिए, ये बात सही है, लेकिन कौम को हमने सर ये भी वैसे एक एग्रीकल्चरल पॉलिसी है, इसको हमें कंडेम नहीं करना चाहिए। कंडेम नहीं कर रहे, लेकिन एक और गुजारिश करना चाहूंगा। इम्तियाज आलम साहब ने फरमाया आर्टिकल 62-63 से एक मसला है, हमें कोई मसला नहीं है। हम कहते हैं वो आर्टिकल 62-63 होना चाहिए बशर्ते कि उसका इस्तेमाल जुडिशियस हो। सर वैसे उसकी कोई सेंस नहीं समझ आती, लेकिन ठीक है जो उसमें ब्रीफ किया गया है वो कोई भी एक आम आदमी नहीं कर सकता वो तमाम चीजें। अकाउंटेबिलिटी के जो लॉज हैं हमें उनसे भी कोई मसला नहीं है बशर्ते के लोगों को विक्टिमाइज करने के लिए फ्लॉज है सर उसमें। नहीं उसमें 90 रोज का रिमांड कौन देता है सर? विक्टिमाइज करने हाँ उसमें बड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। टाइम थोड़ा सा हम नहीं कर सकते इंप्रूव, हमें और पीपल्स पार्टी को करना चाहिए। सर इस्तेमाल गलत किया, सर इस्तेमाल उसका गलत हुआ दिल्ली के दौर में। अच्छा इम्तियाज आलम साहब, सर मैं आप पे अगर कंक्लूड करूं, सर ये जो IMF के पास जाना है, वैसे नजीब साहब कह रहे हैं कि इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सर खबरें यही हैं कि अब फाइनली जाना पड़ेगा। मिनी बजट PTI लेके आ रही है, कह रही है कि जितना कुछ बुरा हुआ सारा नून लीग ने किया, अब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो कितना अरसे में आपको लगता है सर कि ये जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस स्पेशली, ये खत्म हो सकेगा PTI की तरफ से? जी इम्तियाज आलम साहब, सर मेरी आवाज आ रही है सर आपको? इम्तियाज आलम साहब तक गालिबन हमारी आवाज नहीं जा रही है। सब सर आप अगर इस चीज को खत्म करना चाहूं प्रोग्राम को, कि एक तो जो कुछ सवाल नजीब साहब ने भी उठाए और उसके अलावा सर ये जो क्राइसिस है, आपको लगता है कि इसको स्टेबिलिटी देने के लिए PTI चले हुकूमती पार्टी सही, आप अपोजिशन में सही, लेकिन जो रिफॉर्म्स लाना चाहती है अगर वो ले आए तो सर कुछ बेहतरी आ सकेगी? कौन सी रिफॉर्म? देखिए जो IMF की शराइत है वो आप पहले सर वो तो कोई 50 के करीब टास्क फोर्सेस भी बना चुके हैं PTI वाले। वो आप सारा कर चुके, लेकिन बात यह है कि अगर आप आवाम को कोई रिलीफ देना चाहते हैं तो फिर आपको उस रुख में बढ़ना चाहिए। आवाम को के ऊपर आप मजीद बोझ डाल रहे हैं और वही गलतियां कर रहे हैं कि जो शायद पिछली हुकूमत ने की थी। तो उससे आप समझ रहे हैं कि ये मसाइल हल हो जाएंगे। मसाइल हल नहीं होंगे। अगर 104 पे डॉलर था, आप कहते कि जी ये 103 पे आ गया, तो हमें कुछ उम्मीद होती कि हाँ मामला कुछ ठीक होगा। अगर वो 140 और 142 पे चला जाता है, अगर महंगाई इतनी बढ़ जाती है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो जाता है, तो फिर उसके बाद आप कहें कि नहीं आप उम्मीद रखें ये ठीक हो जाएगा, हमारी समझ में नहीं आता। यानी थोड़ी सी भी अगर बेहतरी आती और आवाम को थोड़ा सा भी अगर रिलीफ मिलता तो हम आगे की उम्मीद रखते। लेकिन अगर बिल्कुल वही उल्टी पॉलिसियाँ IMF की डिक्टेटेड
वो चली जा रही सर वो है। कर तो रहे हैं सर, उसी के ऊपर नहीं, अमल हो अगर रहा है। जब तक आप रियासत के वसाइल अशराफिया के हाथ में देते रहेंगे, मसाइल खड़े होते रहेंगे। रियासत के वसाइल पे पहला हक आवाम का है। इम्तियाज साहब, सर लास्ट रिमार्क्स आपसे लेना चाहूंगी। सर ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज और टास्क फोर्सेस बनाने की बात बार बार पीटीआई ने की थी, सर अगर ये मिनी बजट आता है तो आपके ख्याल में क्या एक और बोझ अवाम के ऊपर नहीं बढ़ेगा सर इजाफी? फिर वो ख्वाब कहाँ गए सर जो पीटीआई ने दिखाए थे इलेक्शन से पहले? देखिए, बड़ी इनकी मिसहैंडलिंग है और नापुख्तगी और बचपन का इजहार हो रहा है। जब आप सप्लीमेंट्री बजट ले आए थे और आपने कई महीने लगाकर जायजा भी ले लिया था और आपने बीसीओ इकोनॉमिस्ट से और दीगर लोगों से मशवरे भी कर लिए थे और फिर आप बजट सप्लीमेंट्री बजट लेकर आए, उसके बाद फिर आप मिनी बजट ला रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप को माशी सूरत हाल का सही अंदाजा नहीं था और आपने जो कदम उठाए वो आपके इस नए कदम के पेश नज़र वो मुकम्मल नहीं थे। अब चूंकि ये IMF के पास जा रहे हैं, इन्होंने नया फ्रेमवर्क दिया है, इनकी टैक्स कम हुआ है, अभी हमारा खसारा जो है ज़्यादा कम नहीं हुआ, बहुत फर्क नहीं पड़ा, टैक्स बेस में कोई इजाफा होता नज़र नहीं आ रहा है। तो लिहाजा नज़र ये आता है कि मज़ीद ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम काटेंगे, मज़ीद टैक्स लगाएंगे और ये बहुत ही गलत तरीका है कि आप लैंड लॉसेस को और चोरी चिकारी को उन लोगों से वसूल करें जो लोग पूरा बिल देते हैं। और ये तरीका ढूंढ लिया है हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने भी, कि मज़ीद महंगी कर दो बिजली और गैस। इससे कैसे सनत चलेगी, इससे कैसे घर बार चलेंगे, इससे कैसे चूल्हे चलेंगे? मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है माशी पॉलिसी के हिसाब से इट्स ए कंटिन्यूस फेलियर एंड कंटिन्यूइंग टू फ्लाउंडर। ये मुकम्मल बार बार ये झटके खा रहे हैं और आवाम को झटका दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। जहां तक इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात है तो शायद इसके ऊपर हम उम्मीद करते थे कि असद उमर साहब जो इलेक्शन से पहले भी बड़े प्रोएक्टिव थे, आउटस्पोकन होते थे पार्लियामेंट में, शायद उनकी उस तरीके से वो तैयारी नहीं थी कि वो इन रिफॉर्म्स को एग्जीक्यूट कर सकें। और सबसे बढ़कर ये कि IMF के हवाले से जो कन्फ्यूजन अभी तक मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी, अवाम बड़ी हद तक ये चाहते हैं कि बोझ अगर हो भी तो उस हद तक हो कि वो उठा सकें। जहां तक PTI के ख्वाब और विजन का ताल्लुक है, अवाम अभी भी मुंतजर है कि कब वो ख्वाब अपनी असली शक्ल में अवाम के सामने मौजूद होंगे। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।